Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of October 2025. तो गाइज आज है तारीख 21 अक्टूबर 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तो वालू को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस की। तो आई होप दोस्तों कल दिवाली का सेलिब्रेशन अच्छी तरीके से सभी लोगों का हो चुका होगा। फाइनली वापस से अपनी पढ़ाई पर आ जाओ, वापस से अपने ट्रैक पर आ जाना है बहुत अच्छी तरीके से। और जो आपने ब्रेक लिया है थोड़ा सा आप भी एनर्जाइज हो गए होंगे और अब अपने गोल पर बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देना। ठीक है, अभी 1-2 दिन और है जो हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। देन उसके बाद में अपने ट्रैक पर अच्छी तरीके से लौट आना है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा। ठीक है, और देखो आज यहाँ पे वैसे द हिंदू वालों ने कोई न्यूज़पेपर पब्लिश किया नहीं है, ये आप लोगों को ही पता होगा, आज अखबार नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। इस डिस्कशन में दोस्तों हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग सोर्सेज से, जिसमें स्पेसिफिक फोकस द हिंदू के पास भी है। और मैं आपको बता दूं, जैसे परसों यानी संडे को हम लोगों ने लेक्चर में रिवीजन कवर किया था, तो परसों का लेक्चर प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर से देख लेना, इस चैनल पे अपलोडेड है। तो हमने रिवीजन किया था उस दिन, तो मेन जो आप न्यूज़पेपर है उस दिन का वो रह भी गया था। तो उस दिन के न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से। तो मैं नहीं चाहता कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटे, तो मैं वो काम नहीं करता दोस्तों कि यहाँ पे कुछ भी रेलिवेंट चीज़ें छोड़ दूँ। आज नहीं तो कल कवर हो ही जाता है। तो आपके जो भी पेंडिंग टॉपिक्स थे वो आज कवर होने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो कुल मिला के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई में कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो आर्टिकल है हमारा ये बात करता है नीला कुरुंजी के बारे में। आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा। नीला कुरुंजी नीला कलर का फ्लावर होता है। एग्जैक्टली आप देखोगे पर्पल कलर का फ्लावर जो सभी जगह पे नहीं ग्रो होता। इसका जो मेन स्पेसिफिक रीजन है वो है वेस्टर्न घाट्स दोस्तों। इवन दुनिया में भी आपको ये नहीं मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में आपको ये वाले फूल देखने को मिलते हैं नीला कुरुंजी के। तो ये हमारे न्यूज़पेपर में पूरा एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यहाँ पे एग्जैक्टली बात हो रही है तमिलनाडु के एक पर्टिकुलर रीजन की, जिसका नाम है गोदालोर रीजन। तो यहाँ पे नीला कुरुंजी के जो ये फ्लावर हैं, जो ये फूल हैं, वो वापस से खिलते हुए नजर आए हैं। तो सर वापस से खिलते हुए नजर आए, फूल है खिलेगा ही, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात क्या हुई कि पूरा आर्टिकल छप गया, वो भी इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल। तो आर्टिकल छपने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है, ये वर्ड सुन रहे हो रिवाइवल, कि बहुत समय बाद यहाँ पर ये फ्लावर देखने को मिले हैं। और इसमें फ्लावर में एक खास बात है। खास बात क्या है कि ये जो पौधा होता है ना नीला कुरुंजी का, इसमें जो फूल निकल कर आते हैं पर्पल कलर के, वो फूल कम से कम 8 से 12 साल में एक बार निकलता है। जो ये पूरी स्पीशी है, पौधे की पूरा जीवन होता है, पूरे जीवन में आप देखोगे 8 से 12 साल में एक बार फूल आता है। तो ये फ्लावर उसी समय का, यानी कि अभी जो ये निकला है, आप समझ जाओ बहुत समय के इंतज़ार के बाद निकला है, जिस वजह से ये नीला कुरुंजी ब्लूम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं, पर्पल कलर के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं प्लीज़ याद रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गोदालोर, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ये वेस्टर्न घाट्स में आने वाला एक हिस्सा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में आता है। एवं आज 8 साल बाद, कितने साल बाद, 8 साल बाद यहाँ पर ये खूबसूरत से फूल नज़र आ रहे हैं। वापस से यहाँ पे जो सीन है वो थोड़ा सा नीला नीला सा दिखने लगा है। तो अब से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज कुरुंजी। बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर में जो वनडे एग्जामिनेशन होता है अपने देश में, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो पहली बात याद रखिएगा, नीला कुरुंजी का जो साइंटिफिक नेम है उसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलिंथिस spp। ठीक है, तो ये स्ट्रोबिलिंथिस से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका कॉमन नेम है कुरुंजी, वैसे इसको नीला कुरुंजी कहते हैं। नीला मतलब ब्लू हो गया, कुरुंजी मतलब तमिल वाला हिल रीजन हो गया, यानी तमिल के अंदर में जो पहाड़ी इलाका होता है उसको बोलते हैं कुरुंजी। समझ गए, और ये पहाड़ी इलाकों में ही ग्रो होता है, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स इसका मेन रीजन है। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों से पूछ लेगा कि मेजर रीजन कौन सा है जहाँ पर नीला कुरुंजी के फ्लावर्स हमको देखने को मिलेंगे, तो वह है वेस्टर्न घाट्स।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो केवल वेस्टर्न घाट्स में ही ये प्रजाति देखने को मिलती है पौधों की, और कहीं नहीं पाई जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो नीला कुरुंजी के बारे में अब एक दो बातें और हैं जो प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट होंगी, इसको फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। तो ये आप समझ गए कुरुंजी क्या है या नीला कुरुंजी क्या है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि केरला के अंदर में एक पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वहाँ पर एक नदी बहती है कुंती रिवर, उस नदी से ही यहाँ पर इंस्पायर होकर नाम रखा गया है। ये जो फूल है ना नीला कुरुंजी, इन्हीं फूलों ने नाम दिया है नीलगिरी माउंटेन्स को। नीलगिरी माउंटेन्स क्योंकि यहाँ पर ये फूल होते हैं नीले नीले दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्लांट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ऊंची चोटी पर यानी ऊंचाई पर पहाड़ों पर ही देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु के अंदर में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो है पलियान ट्राइब। वो कई बार इस नीला कुरुंजी फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी उम्र का हिसाब लगाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इन प्लांट्स में कुछ खास बात है। और वो खास बात क्या है कि इन प्लांट्स में 12 साल में एक बार फूल निकल कर आता है, ब्लूमिंग होती है, फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो कई बार बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पलियान ट्राइब की बात कर रहे हैं, तो ये ट्राइब इन्हीं फूलों का हिसाब किताब अपनी तरफ से लगाते होंगे यार, कुछ ना कुछ वो। तो कुछ हिसाब किताब लगा के, जैसे मायन सिविलाइजेशन हुआ करता था, वो भी थोड़ा कैलकुलेशन में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पे तमिलनाडु की ये ट्राइब है जो नीला कुरुंजी फ्लावर से अपनी एज को कैलकुलेट करने के लिए जानी जाती है। एग्जाम में स्टेटमेंट दे सकता है वो, तो आपको कम से कम इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। समझ गए? आज पता है नीला कुरुंजी फ्लावर्स को बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ रहा है। रीज़न यह है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में जिस जगह पे ये फ्लावर्स देखने को मिलते हैं या प्लांट्स की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, उन्हीं जगह पर लगातार हम खेती बढ़ाते चले जा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है। चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती वहाँ पर हो रही है, जिससे नीला कुरुंजी प्लांट्स को हटा दिया जाता है। समझ गए? इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबेलेंथिस कुंथियाना, और आईयूसीएन के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है क्योंकि ये प्लांट स्पीशी आज काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। तो मैक्सिमम चीज़ें यानी प्रीलिम्स के लिए तो भाई बहुत सारे फैक्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। भाई अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट देके क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है वो इस पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में। ये सब कुछ अभी पढ़ा है, इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक टर्म है जिसको बोलते हैं मोनोकार्पिक फ्लावरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, मोनोकार्पिक फ्लावरिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने एक फ़ोटो लगाया था यार, कोई बात नहीं, फ़ोटो है नहीं, लेकिन आप फिर भी समझ जाओगे, इतना आसान शब्दों में समझा दूंगा। कुरुंजी वाला जो प्लांट है ये मोनोकार्पिक फ्लावरिंग के कैटेगरी में आता है। ये क्या सिचुएशन होती है कि भाई यहाँ पर ये पौधा ऐसा होता है कि एक बार इसमें फूल निकला, जैसे नीला कुरुंजी की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो नीला कुरुंजी में क्या होता है, इसमें इसके पूरे जीवन काल में एक बार मान लो फूल इसमें निकल गया, तो फूल निकलने के बाद में ये पौधा तुरंत मर जाता है। आफ्टर फ्लावरिंग द प्लांट डाइज। फिर इसकी जो अगली जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, वो पूरे बीज से शुरू से ग्रो होती है। तो जीवन में एक बार फूल आ रहा है, उसके बाद ये मर जाते हैं। तो इसी प्रकार का प्लांट है जिसको मोनोकार्पिक फ्लावरिंग वाला केस कहते हैं। तो ये बहुत रेयर केस है, कोई ऐसा कॉमन चीज नहीं है। दैट इज वाई नीला कुरुंजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, मान लो अचानक से आपने रिवाइज करना है, तो रिवीजन करने के लिए ये आपके क्विक रिवीजन पॉइंटर्स दे दिए गए हैं। इसमें छोटी छोटी बातें भी लिख दी गई हैं कि मोनोकार्पिक है, कहाँ पर ये मिलता है, इसका साइंटिफिक नेम, इसमें ब्लूम कब कब यानी फूल कब कब निकल कर आता है। छोटी छोटी बातें भी लिख दी गई हैं जो भविष्य में आपको रिवीजन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। और ऐसे में हर एक आर्टिकल में आपको रिवीजन पॉइंटर्स प्रोवाइड करवाता हूँ। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक और बहुत काम की चीज़ है। वो क्या है कि अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह मिलते हैं। ये पीडीएफ आप देख पा रहे हो, सुंदर सुंदर पीडीएफ्स जिसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल से बने हुए सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जैसे प्रीलिम्स के लिए इस आर्टिकल से आईएमओ के बारे में आपको समझा दिया गया, मेंस के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक पॉइंट्स निकाल दिए गए, लास्ट में रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिया गया रिवीजन करने के लिए। जैसे हम लोग बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो लास्ट में रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपके न्यूज़पेपर के नोट्स बने बनाए मिल रहे हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह है सर ये पीडीएफ्स मिलेंगे कहाँ से? मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बहुत हाई क्वालिटी के पीडीएफ्स होते हैं, चाहो तो प्रिंट आउट कराओ, चाहो एज इट इज पढ़ लो। तो ये मिलते हैं केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में। और अभी पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको पता है, आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने एक ऑफर शुरू किया था, दिवाली ऑफर, जिसमें आप 399 रुपीज़ में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, केवल 399 रुपये में।
आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ढेर सारे पीडीएफ्स यहां पर मिलेंगे, गारंटीड है कि आपका अमाउंट हैंड टू हैंड रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ग्रुप में ऐडअप होंगे आपको पुराने सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। तो अमाउंट तो रिकवरेबल है, लेकिन भविष्य में भी दोस्तों आप मेरे साथ में जुड़ पाएंगे। बहुत सारे पीडीएफ्स आपको डेली बेसिस पे वहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, समझ गए। लेकिन अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसके लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर जाकर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा एंड डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख लेना, चेक कर लेना, अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो 399 रुपीज़ है ना, केवल आज के लिए और बचा हुआ है। ये ऑफर का आज का आखिरी दिन है, ध्यान रखिएगा। 21 अक्टूबर रात 9 बजे तक आप 399 में अभी भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज कल से दोस्तों इस ग्रुप के प्राइस वापस से 999 जाने वाले हैं, क्योंकि ये 999 रुपीज़ में ही हम लोग लेकर आने वाले थे। तो फेस्टिव सीजन समाप्त, ऑफर सारे समाप्त। ठीक है, तो अपना एक अच्छा सा डिसीजन ले सकते हैं। आगे आते हैं, चलिए हम इस आर्टिकल की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या है हेडिंग, पहले हेडिंग को समझिए, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग का तरीका भी पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आईएमओ की। आईएमओ का मतलब है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जो हमारे समुद्र से संबंधित सारे केसेस को डील करता है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार करने का जरिया क्या है, रास्ता क्या है, वो समुद्र का रास्ता है। भाई दुनिया में सब आपस में एक दूसरे से जो कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं, मैक्सिमम ट्रेड हमारे समुद्र के जरिए यानी जहाज के माध्यम से होता है। और ये जहाज चलता है तेल से, यानी कच्चा तेल जो होता है, यानी जैसे आप पेट्रोल होता है, डीजल होता है ना। डीजल से भी गंदा होता है जो तेल यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं बंकर फ्यूल। तो बंकर फ्यूल इस्तेमाल होता है जहाज में, और जब ये बंकर फ्यूल जलता है ना तो बहुत गंदा वाला प्रदूषण होता है। एक तो प्रदूषण हो रहा है पेट्रोल से, और पेट्रोल से गंदा डीजल, और डीजल से गंदा यहाँ पे बंकर फ्यूल। उसी बंकर फ्यूल का यहाँ पे यूज़ होता है। तो कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया क्यों ना भाई कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि दुनिया भर में हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, प्रदूषण को रोकना है। और प्रदूषण को रोका जाएगा तभी यहाँ पे क्या होगा, हम अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर प्रदूषण नहीं रुका तो टेम्परेचर बढ़ता चले जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे आप देख पाओगे शिपिंग इंडस्ट्री में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बंकर फ्यूल जल रहा है, तो बंकर फ्यूल जलने की वजह से हो रहा है ढेर सारा कार्बन एमिशन। और जितना ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, हमारा टेम्परेचर, हमारा तापमान उतना ज़्यादा गर्म होगा। फिर ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वो ग्लेशियर्स का पानी, बर्फ़ का पानी सारा समुद्र में इकट्ठा होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं, जो हमारे महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, ये सारे के सारे डूबने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे? तो एक समस्या थोड़ी है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज कंट्रीज मिलकर उसको डील करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक कंट्री से कोई एक्शन ले लिया जाए, मान लो कोई एक देश, इंडिया मान लो सारे एक्शन ले लेता है, तो एक कंट्री के कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया को मिलकर साथ में आकर अगर एक्शन लिया जाए तभी जाके हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी आप देखोगे शिपिंग इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो प्रदूषण होता है, कार्बन एमिशन होता है, उस कार्बन एमिशन को कम कैसे किया जाए। और हमने आगे का टारगेट सेट किया कि 2050 तक हम क्या करेंगे, इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है शिपिंग इंडस्ट्री में, वो नॉन फॉसिल फ्यूल वाला फ्यूल होगा, यानी ऐसा फ्यूल जो प्रदूषण नहीं करेगा। तो हमें ये टारगेट बनाना है कि शिपिंग इंडस्ट्री को एकदम क्लीन इंडस्ट्री बना दिया जाए। तो नए प्रकार के नियम आने हैं, तो उसके लिए वोटिंग करवाई जा रही थी आईएमओ में। लेकिन वोटिंग करवाते वक्त जो ये नए नियम आने की बात हो गई, 57 देश ऐसे थे जिन्होंने डिले कर दिया, जिन्होंने वोट किया है कि भैया अभी मत लेकर आओ, ये कानून वानून हमें नहीं फॉलो करना, बाद में करेंगे जो करेंगे। 57 कंट्रीज ऐसी थी जो नहीं चाहती प्रदूषण कंट्रोल हो। 49 कंट्रीज ऐसी थी जो कि यहां पर इसके खिलाफ खड़ी हुई। 21 कंट्रीज वो थी जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो सर ये 57 देश क्या चाहते हैं भाई? ये 57 देश वो देश हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएसए है। ये वो कंट्रीज है जो बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इन्हीं देशों से बिकता हुआ ऑयल इन जहाज़ों में डलता है, तब ये जहाज़ चलते हैं। तो इन देशों का तो व्यापार ठप हो जाएगा एक तरीके से। तो इन देशों ने यहाँ पे रोक दिया है कि भैया बाद में बातचीत होगी, अभी विचार मत करो कोई नियम वियम लाने के लिए। जिस वजह से यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल चर्चाओं में है। इसमें इंडिया क्या क्या रिस्पॉन्स रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट अब आगे की बात सुनिए दोस्तों। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए पहले आपको कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स मिलेंगे। जैसे भाई यहाँ पर ये पूरी वोटिंग हुई है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, तो आईएमओ है क्या? आईएमओ एक ऐसा बहुत बड़ा संगठन है जिसके ऊपर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि किसी बॉडी के अंडर में आता है आईएमओ। अब वो कौन सी बॉडी के अंडर में आता है? वो है यूनाइटेड नेशन।
इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके के अंदर में, ध्यान में रखिएगा। इसका मेन रोल है दुनिया भर के शिपिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, शिपिंग इंडस्ट्री के सेफ्टी को रेगुलेट करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना एंड एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर करना। और एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी को प्रमोट करके, प्रदूषण को रोक कर। तो आज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में 175 कंट्रीज हैं जो इसका पर्टिकुलर हिस्सा हैं या फिर मेंबर स्टेट्स कह सकते हैं। 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं। लेकिन मजाल है कि इन देशों में कोई एकता हो। आधे से ज़्यादा कह रहे हैं कि भैया रूल अप्लाई नहीं होना है, आधे से ज़्यादा कह रहे हैं अप्लाई होना है। फिर ये मामला डिले पे डिले होता चले जा रहा है। ये कोई नया मामला नहीं है। मैंने इसी साल आप लोगों को अप्रैल के महीने में पढ़ाया है, मैंने जून के महीने में पढ़ाया है, लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में पढ़ाया है 2024 में। ये मामला टलते ही जा रहा है, टलते ही जा रहा है। बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। आज तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे दुनिया भर की जो कंट्रीज एफर्ट्स लगा रही हैं कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ये आज एफर्ट्स थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे सर जहाज़ कितना ही प्रदूषण कर देता होगा, क्यों हम इतना दबाव डाल रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर में। सुनिए, आज दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसका 3% से ज़्यादा का योगदान शिपिंग इंडस्ट्री से जा रहा है। ठीक है, अब आगे एक बात और सुनिए। यहाँ पे बोला जा रहा है 90% दुनिया का जो व्यापार है वो समुद्र के रास्ते के थ्रू ही होता है और समुद्र में चल रहे हैं जहाज़। और जहाज़ जो है ज़्यादातर बंकर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, हैवियर होता है, डर्टियर होता है देन डीजल। मतलब शिपिंग इंडस्ट्री को, ये पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को हम अगर मान के चलें कि एक देश है, तो समझ जाना दुनिया का ये छठा सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला देश है। जैसे आज टॉप 3 एमिटर्स कौन है? टॉप 3 कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती हैं उसमें यूएसए है, इंडिया है, चाइना है। इंडिया 3rd नंबर पर है। तो अगर इसी कैटेगरी में देखें तो छठे नंबर पर शिपिंग को एक देश अगर हम मान लेते हैं तो वो छठा सबसे बड़ा एमिटर है जो इतना सारा प्रदूषण कर रहा है दुनिया में। इसी वजह से पूरे शिपिंग इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज करना जरूरी है। यहां से प्रदूषण कम करना बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। तभी हम दुनिया को क्लाइमेट चेंज के मतलब जो ये इंपैक्ट है उससे बचा पाएंगे। अब इसमें मेन गोल क्या है? हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के भी ढेर सारे गोल्स हैं। इनका सबसे पहला गोल है नेट जीरो एमिशन। ये कहते हैं शिपिंग इंडस्ट्री से जो ये प्रदूषण है इसको कम किया जाए। 2050 के बाद शिपिंग इंडस्ट्री कोई भी प्रदूषण नहीं करेगी। ये बेसिकली पहला गोल है। दूसरा ये कहते हैं रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी, यानी जो एमिशन पर टन के हिसाब से है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी कि इनका टारगेट है कि 2030 तक 40% से भी कम प्रदूषण हो। फिर 2040 तक ये प्रदूषण का जो गति है ये 70% से भी कम प्रदूषण हम कर सकें। ये हमारा मेन पर्पज़ है। समझ रहे हैं? तो ये है इसका मेन एक अल्टीमेट रिक्वायरमेंट कि भाई मतलब कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमें 2040 तक हमें ये कोशिश करना है कि भैया कार्बन ना रिलीज हो। तो कहोगे, आप लोग की सोच रहे होंगे कि अगर हम बंकर फ्यूल यूज़ नहीं करते तो जहाज़ को किस फ्यूल से चलाया जाएगा? कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है? बिल्कुल ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। ग्रीन हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, मेथनॉल है, बायोफ्यूल्स हैं। ये हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है जिससे नेट जीरो एमिशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें दुनिया में एक कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म ऐड करना होगा, कार्बन टैक्स जैसी चीज़ों को लाना होगा जिससे जो जहाज़ जितना ज़्यादा प्रदूषण करेगा उतना ज़्यादा उस जहाज़ से टैक्स लिया जाएगा या उस कंपनी से टैक्स लिया जाएगा जिस कंपनी का जहाज़ होगा। जिससे क्या होगा, वो टैक्स का जो पैसा है वो दुनिया में क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई ऐसा टैक्स लाया जा सकता है और ऐसे ही नए नियम लेकर आए जा सकते हैं। अमेरिका तो बिल गया, जैसे ट्रंप साहब हैं तिलमिला गए। वो तो कहने लगे कि हमारे ऊपर यहाँ पे डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है आईएमओ हमारे ऊपर। तो ये डोमिनेशन हम नहीं करने देने वाले, हमें कोई डोमिनेट नहीं करेगा। और यूएसए ने ओपोज कर दिया आईएमओ के फ्रेमवर्क्स को और बोला कि भैया ये नियम कोई फॉलो करेगा ना, लो उस पर टैक्स में लगाऊंगा। इवन डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि भाई ये जो पूरा नया मामला लेकर आया जा रहा है सामने, ये ग्लोबल ग्रीन स्कैम टैक्स है और कुछ नहीं। ये टैक्स का पैसा वसूलेंगे, उल्टा सीधा एक बहुत बड़ा स्कैम क्रिएट होगा और कोई इसका फायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों 63 कंट्रीज थी फिर भी जो सपोर्ट में आ गई, कहने लगे कि हाँ भैया ये सही बात है, अगर हमें शिपिंग इंडस्ट्री से प्रदूषण कम करना है तो ये तो करना होगा। 63 कंट्रीज यहाँ पे सपोर्ट में उतर गए। लेकिन 16 नेशंस ऐसे थे जो क्लियरली अपोज कर रहे थे। ये 2024 की बात बता रहा हूँ। और अभी कहानी आते आते 2025 में तो भैया 50 से ज़्यादा देश हो गए जो इसके खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं हम यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं करते।
16 कंट्रीज की बात कर रहा हूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 पर है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है। सऊदी अरेबिया, रशिया ये सारे देश इसलिए हैं क्योंकि ये तेल बेचते हैं, तो ये इनका तेल बिकना बंद हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे टैक्स वगैरह जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर बंकर फ्यूल का इस्तेमाल को कम कर देते हैं, तो ये भी अपोज कर रहे हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो नियम लाए गए हैं ठीक है, लेकिन नियम को बाद में लागू करना, इसको डिले कर दो। तो डिले करने के लिए लगभग 57 से ज़्यादा नेशंस ने यहाँ पे सपोर्ट किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी कुछ देश नाराज भी हैं भाई, स्पेशली वो देश सबसे ज़्यादा नाराज होंगे जो देश खतरे में है। खतरे में कौन सा देश है भाई? समुद्र के बीचों बीच में छोटा सा आइलैंड कंट्री है, छोटा सा टापू है, वो खतरे में है। प्रदूषण नहीं रोका तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और उस समुद्र के स्तर के बढ़ने की वजह से वो देश डूब जाएगा पानी में, उसको खतरा है। तो आज वो भी यहां पर गुस्सा दिखा रहा है कि ये हुआ क्या एक्चुअली में। हमें तो बात करनी थी कार्बन टैक्स के ऊपर, हमें तो बात करना था एक नया नियम लाने के लिए, इसको डिले पे डिले कर दिया गया। दैट इज नॉट फेयर। समझ गए? तो ये एक तरीके से जो डिबेट है ना, ये कंट्रीज के बीच में चल रही है, एक दो सेक्शंस के बीच में डिवाइड चल रहा है। एक तरफ लोग अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, कंपनीज का प्रॉफिट देख रहे हैं, फायदा देख रहे हैं। एक तरफ इंसान सोच रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हमारे देश के लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, ये सब कहाँ जाएगा। समझ रहे हैं? इस चीज़ के बीच की यहाँ पर लड़ाई है। तो ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, उन सभी बातों को आप रिवीजन पॉइंटर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि आईएमओ एजेंसी कहाँ पर है, कितना प्रदूषण कर रही है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोग लेकर आ रहे हैं, एवरीथिंग, ये सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जिसको आप अल्टीमेटली बाद में कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, तो अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे लिए और भी रेलिवेंट है भाई। ये भी हमारे न्यूज़पेपर में ही छपा हुआ है, जिसमें बात हो रही है व्हाई डू एलिफेंट्स फेस अ जंबो चैलेंज। आज हाथियों की गिनतियों में बड़ी गलतियां हो रही हैं। तो दोस्तों, हाथियों की काउंटिंग करने का तरीका, एक नया तरीका मार्केट में आया है, विच इज़ बेस्ड ऑन अ डीएनए। तो डीएनए के आधार पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाथियों की काउंटिंग करेंगे। और इस पूरे फॉर्मूले को एक रिपोर्ट के अंदर में प्रस्तुत किया गया है, ध्यान में रखिएगा। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में SEI कह सकते हो। स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, भारत में ये जो हाथियों की स्थिति है वो एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड करती है, आइए बताता हूँ मैं आपको। बहुत काम की चीज़ है ये भी। यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है एलिफेंट्स को लेकर, एलिफेंट्स के बिहेवियर को लेकर, उनके पॉपुलेशन को लेकर। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वाई वी आर कवरिंग दिस आर्टिकल, क्यों हम यहाँ पर इस आर्टिकल की बातचीत कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की बॉडी है, इन्होंने 2024 की रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, भारत में हाथियों की स्थिति। ठीक है, तो हाथियों की स्थिति कैसे पता चलेगी, जब पहले हमें संख्या पता चलेगी कि हाथियों की संख्या कितनी है। अगर आप देखोगे 2017 में भी इसी तरीके से हाथियों की गिनती की गई थी देश में, तो पता यह चला कि हमारे देश में 29,964 29,964 हाथी हैं, ऐसा पता लगा है। लेकिन अब दोस्तों फिर से काउंटिंग की गई, और जो अब की बार काउंटिंग की है वो डीएनए बेस्ड काउंटिंग की गई है। और डीएनए बेस्ड काउंटिंग में पता चला कि हाथियों की जो संख्या है भारत में ये 22,446 यानी 22,446 है। तो नई रिपोर्ट में एक नया डेटा आ गया, जो भविष्य में हाथियों की पॉपुलेशन की स्टडी पर एक नई टिप्पणी कर सकता है। तो क्वेश्चन यह है कि ये नया मेथड था क्या, और ये नया मेथड लाया क्यों गया। नए मेथड के लाने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। कारण यह है कि भैया पुराना वाला मेथड बहुत घटिया मेथड था। पुराने वाले मेथड में फॉर एग्जांपल 1929 से लेकर 1978 के बीच में जब हम हाथियों की गिनती करते थे अपने देश में कि कितने हाथी हैं, तो डायरेक्टली जो दिखाई दे रहे हैं उनको काउंट कर लेते थे। ऐसे ही 1992 में भी यही चलता रहा। फिर मल्टीपल काउंट प्रोजेक्ट्स लेकर आए, 2005, 10, 17 सब जगह यही चल रहा था। कहीं पर हाथी गोबर कर रहा है तो उसकी गिनती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से गिनती चल रही थी। लेकिन इसमें ये आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने एक हाथी देखा था, उसी हाथी को आप दोबारा देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, वही हाथी दोबारा दिख गया तो उसको भी तो काउंट कर लोगे ना। तो ये डबल काउंटिंग की मिस्टेक नहीं हो सकती है। यहां पर एक ही हाथी को आपने मल्टीपल टाइम्स काउंट कर दिया, एक ही हाथी को 10 बार काउंट कर लिया कि भैया ये आपको 10 बार दिखा तो 10 बार जोड़ दिया आपने, आप पहचान नहीं पा रहे उसे। तो गिनती तो ऑटोमेटिक ज्यादा हो गई, ये गलती है और गलत डेटा है फिर ये तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए 2021 से 25 के बीच में काम किया गया। और अभी जो रिपोर्ट आई है ये साई रिपोर्ट है, सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन।
पूरे भारत के अंदर में एलिफेंट्स की गिनती करने की बात की गई और इस मेथड के अंदर में हमने डीएनए बेस्ड मेथड का यूज किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएनए बेस्ड। इससे क्या होगा, मान लो हाथी का गोबर है तो उस गोबर की पहले सैंपलिंग की जाएगी लेबोरेटरी में, ठीक है, उसके जेनेटिक्स का पता लगाया जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब एक ही हाथी ने 10 जगह गोबर किया है तो 10 जगह से उस गोबर का सैंपल कलेक्ट किया तो हमें पता चलेगा कि भैया ये एक ही हाथी का गोबर है, और 10 जगह यहां पर 10 हाथियों ने गोबर किया है तो उसके सैंपल के हिसाब से हमें पता चलेगा ये 10 अलग अलग हाथियों का गोबर है। वो सैंपलिंग की जाएगी, उनका डीएनए देखा जाएगा, जेनेटिक्स देखे जाएंगे, जीन्स के ऊपर एनालिसिस किया जाएगा। तो इससे डबल काउंटिंग करने वाला जो यहां पर मामला था ना वो थम जाएगा। तो इसलिए यहां पे बोला जा रहा है कि जो ये नया वाला मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड है। इसमें हम बहुत अच्छे से गिनती कर सकते हैं, जगह जगह पे हाथियों के डंग की, इनके जो यहाँ पर आप कह सकते हैं गोबर है, उनके सैंपल्स को इकट्ठा करके काम कर सकते हैं। हर एक सैंपल में अलग अलग जेनेटिक आइडेंटिटी मिलेगी, इससे हर एक हाथी की अलग अलग गिनती की जा सकती है बेटर तरीके से। हम एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं कि हाँ देश में इतने हाथियों की पॉपुलेशन है। क्लियर हुआ? तो इसलिए डीएनए बेस्ड मेथड की बात हो रही है। अब आइए थोड़ा सा हाथियों पे चलते हैं, हाथियों की बात करते हैं। तो नई रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में लगभग 22,446 यानी 22,446 टोटल एलिफेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ये कौन से एलिफेंट है? ऑब्वियसली इंडिया एशिया में है तो एशियन एलिफेंट्स ही देखने को मिलेंगे। एक होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। समझ गए? आगे सुनिए। फिर बात होती है कि इंडिया में स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में अगर आप लोग देखोगे तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 3 पर्टिकुलर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या है, सबसे ज़्यादा। और इस बात को नोट भी कर लीजिएगा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या पाई जाती है कर्नाटका में। ये यूपीएससी का 2022 या 2023 का क्वेश्चन है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा आबादी है हाथियों की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देन असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नॉर्थ बंगाल। यानी एक सेक्शन तो हो गया हमारा साउथ इंडिया का, एक सेक्शन हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, फिर एक सेक्शन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, शिवालिक वाला रीजन हो गया, गंगेटिक प्लेन्स वाला रीजन हो गया, देन एक सेक्शन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला रीजन हो गया। यहाँ पे हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, बहुत बहुत कम है। लेकिन कर्नाटका वगैरह में देखोगे तो कर्नाटका इवन एक ऐसा स्टेट है भारत का जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथियों की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी रेलिवेंट पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। बेस्ट हैबिटेट इनका कर्नाटका है। हमने एलिफेंट्स के बारे में बात कर लिया। तो ये जो एशियन एलिफेंट है इनका आईयूसीएन स्टेटस आप देखोगे तो इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा वैरी करता है नंबर, लेकिन अभी एग्जैक्ट नंबर हमको पता चल रहा है। समझ गए? क्लियर हो गया। चलिए भाई आगे आते हैं। अब हाथियों को खतरा क्या है आज के समय पर? खतरा यही है, इनके जंगल को तबाह करना। कई बार ये जंगल से निकलकर खेतों में घुस जाते हैं, तो खेतों में किसान अपनी फसल बचाता है, आपस में आमने सामने दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। कई बार हाथियों को मार दिया जाता है इसी पर्टिकुलर केस में। तो ऐसे ह्यूमन एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट्स भी निकल कर आते हैं। दैट्स इट। और जो भी मैंने आपको बताया, जितना भी कुछ आपको बताया, वो सारे के सारे रिवीजन पॉइंटर्स के माध्यम से आपको कवर करवा दिया गया है कि एलिफेंट सेंसस क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, रिजल्ट क्या है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट्स की कर्नाटका में है, फिर तमिलनाडु में है, एंड फिर एग्जैक्टली केरला में है। हमने हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनके माध्यम से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसका मेन फोकस था हाथियों को प्रोटेक्शन देना, बचाना। आज हमारे देश में 101 से ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं ताकि हाथी आराम से लंबे लंबे डिस्टेंस को मूव कर सकें। आज इनको समस्या क्या है? समस्या मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हाथी कई बार मारे जाते हैं। समझ गए? तो इतना याद रखिएगा। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला न्यूज़ आर्टिकल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये वाला जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके न्यूज़पेपर में छपा था आर्टिकल। मैं ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ आपके अखबारों में छपा हुआ है। और जो पेपर बनाने वाला एग्जामिनर है, अगर वो न्यूज़पेपर देख रहा है तो उसकी नज़रों में भी ये सारे आर्टिकल हैं। बस खाली वो पूछ तरीके से, अपने तरीके से सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको हर एक एस्पेक्ट कवर करवा देता हूँ एक आर्टिकल का। तो कोई भी कुछ भी पूछेगा उठाकर, अगर आपने पढ़ा है तो आप सॉल्व कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। आर्ट्स डिफेंस अगेंस्ट डिजीज इंक्लूड द नेस्ट। जैसे हम अपने आप को बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए अपने आप को सुरक्षित करना जानते हैं, वैसे ही चींटियां भी दोस्तों अपने आप को बैक्टीरिया या अलग अलग प्रकार की जो फंजाई होती है, बीमारी होती है, फंगल पैथोजेंस है, उनसे बचाने के लिए ये अपने आप के लिए बहुत कुछ करती हैं। भैया आपके घर में कोई कहीं पे फंगस वगैरह लगी है, उसको हटा दोगे,
चींटियाँ भी क्या करती हैं, अब उसको हटा तो नहीं सकती, लेकिन चींटियाँ अपने घर में थोड़ा सा रास्ता वगैरह बदल देती है, क्योंकि चींटियों का घर क्या है, वो छोटे छोटे टनल्स, छोटी छोटी गुफाएं, तो वो रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेती हैं, तो अपने घर का रीस्ट्रक्चर कर लेती हैं यहाँ पर ये चींटियाँ। और ये जो चींटियाँ होती हैं, जब ये ध्यान में रखिएगा, जो ये आंट है, अगर इनके घर के अंदर, इनकी गुफाओं के अंदर फंगल पैथोजन पहुंच गया, कोई फंगस वगैरह पहुंच गया, फंगाई पहुंच गया, तो ये जाने जाते हैं कि ये अपने घर की अलग से दिशा, दशा, सब कुछ बदल सकते हैं। और ये काम करने वाले जो भी यहाँ पे स्पीशी होती है एनिमल की, इंसेक्ट की, वो उसको, मतलब इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी, कि भाई घर के अंदर बदलाव करके अपने आप को बचा लिया। क्योंकि वो चींटी में इतनी पावर नहीं उस फंगस को हटा सके, तो उसने अपने घर के दीवार वगैरह बदल दी, इधर से दूसरी टनल बना दी, चैम्बर्स बना दिया अलग अलग, एक चैम्बर में अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अंडे हैं, उनको ले जाकर उनको सुरक्षित कर दिया, आइसोलेट कर दिया, जिसको हम कई बार बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चींटियाँ काम करती हैं, स्मार्ट तरीका है, समझ गए। तो किन चींटी की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो स्पेसिफिकली ब्लैक गार्डन आंट्स की बात हो रही है, और इनका साइंटिफिक नेम है लैसियस नाइजर, ध्यान में रखिएगा। तो ये जाने जाते हैं कि अपने घोंसले का, अपने नेस्ट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ताकि बीमारी इनके घरों में अंदर तक ना चली जाए, इन चींटियों को मरना ना पड़े, समझ गए। तो एक्चुअली में यहाँ पर न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है कि एक स्टडी पब्लिश होती है साइंटिफिक जर्नल में, जिस स्टडी में ऑब्जर्व किया गया कि जो ब्लैक गार्डन आंट्स हैं, इन्होंने अपने घोंसले को बदला है, इसको बहुत तेज़ी से अलग अलग चेंज किया है जब इनके घोंसलों तक फंगस पहुँच गया। तो ये जो बिहेवियर है, इसको बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर के अंदर मॉडिफिकेशन किया फंगस से बचने के लिए, इसी बिहेवियर को आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी कहा जाता है। एग्जामिनेशन में टर्म पूछ सकता है, आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी क्या है बताओ, समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये स्टडी क्या बताती है। स्टडी ये बताती है कि भैया इनके घर तक पैथोजन पहुंचा, तो आंट ने अपने घर का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, छोटे छोटे दूसरे टनल्स बना दिए और अलग अलग चैम्बर्स बना दिए, चैम्बर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो फंगस से ये दूर चले जाते हैं, घर के अंदर ही अलग अलग वॉल, अलग अलग टनल्स को बनाकर। इसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी इज द फेनोमेना वेयर स्पीशीज, जो अलग अलग जानवरों या कीड़ों की प्रजातियां हैं, वो अपने हैबिटेट के अंदर में बदलाव करती हैं, ऑल्टरिंग करती हैं, और एक स्ट्रक्चर को बना सकती हैं, और जिससे कि जो इन्फेक्शन का रिस्क है ये कम कर सकते हैं। और आंट के अंदर, यानी इन चींटियों के अंदर में दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे, ये आदत है कि अपने पूरे टनल का रीस्ट्रक्चर कर देती हैं, एक टनल का रास्ता 10 जगह से निकाल देते हैं, जिससे ये उस पैथोजन से बच सकें। वो जो पैथोजन है, वो फंगस अगर फैलेगा भी तो वो एक दीवार तक ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि चींटियों ने अपना रास्ता बदल दिया है, तो उनको कोई भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्या बताओ ऐसा करता है कोई, क्योंकि आपको याद होगा ऑरेंगुटून को लेकर यूपीएससी ने कुछ ऐसे उठपटांग से सवाल पूछे, पांडा को लेकर सवाल पूछे गए, फ्लाइंग स्क्वेरल को लेकर सवाल पूछे गए, उनके बिहेवियर के बारे में पूछा गया है। तो आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी के बारे में भी बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, मैं आपको पैटर्न देखकर ही बता रहा हूँ, समझ गए, क्लियर हो गया। बस और कुछ यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये जो आंट है, जो ये चींटी हैं, वो डिटेक्ट कैसे करती है, उनको पता कैसे चलता है इन पैथोजेंस के बारे में, इन वायरस या फिर बैक्टीरिया के बारे में। तो ये एक केमिकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेरोमोन्स। इसी के माध्यम से ये इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर पाते हैं, और उसके बाद में उस इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी कॉलोनी में चेंज करना शुरू करते हैं, अपने टनल्स को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, उसमें से ढेर सारे दूसरे टनल्स बनाना शुरू करते हैं, और एक साथ मिलकर काम होता है बिना कोई लीडर के। तो ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए जाने जाते हैं। अपने बच्चों को क्वारंटीन कर लेते हैं, एक अलग से चैम्बर बना के उसमें रख देते हैं, फिर अपने नए नए रास्ते बनाते हैं, समझ गए। तो अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो साइंस के लिए बहुत सारे लेसन्स हो सकते हैं, इकोसिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म कैसे यहाँ पर बड़े लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। समझ जाना, आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं इन छोटे छोटे क्विक रिविजन पॉइंटर्स के माध्यम से, कि भाई ब्लैक गार्डन आंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो चींटियां होती हैं काली वाली, ये यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट्स में पाई जाती हैं, है ना। आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी इनकी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बिहेवियर है, जिसमें ये अपने घोंसले का रास्ता बदल सकती हैं किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया फंजाई के खतरे में आकर, ठीक है। की टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखनी है। आर्किटेक्चरल इम्यूनिटी जो ये टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके अलावा बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। बाकी आज सेशन में इतना ही है। मैंने संडे का न्यूज़पेपर भी आपका कंप्लीट कवर करवा दिया है। दोस्तों, मैं फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम कर रहा हूँ।
या फिर कह सकते हैं जो चीज़ें मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हैं उसको भी बहुत ज़्यादा मैंने कम कर दिया है, जिसकी वजह से वीडियोज़ यहाँ पे ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा प्रिसाइज हो रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल पाता है। आप देख रहे हैं आपने कितना सब कुछ पढ़ लिया है ज़रे से वीडियो के अंदर में, ठीक है, क्योंकि फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं किया। और ऐसे ही सुंदर सुंदर पीडीएफ जो हैं ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, लेकिन इसी पेड ग्रुप में मिलेंगे, ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है। और आज केवल 21 अक्टूबर रात 9 बजे तक आप 399 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अपने जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। और कल सुबह से ही यहाँ पर 999 इसका प्राइस होने वाला है, ध्यान में रखेगा, 999 रुपये। कहोगे मैसिव जंप, कल हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो मौका है, रात तक ज्वाइन कीजिए। ग्रुप ज्वाइन करना कैसे है, व्हाट्सअप का नंबर है 8534873368, मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।